नमस्कार, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका होगा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो इसमें दो पार्ट्स हैं स्पेशली, एक आपका सॉल्यूशन को रिलेट करता है, दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपका एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, बट इसे पढ़ने से पहले आपको इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ना रहता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, जो भी रिएक्शंस डील होती हैं, कैरिड आउट होती हैं, तो वो सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो एक लिक्विड स्टेट में ही होती हैं। दैट मीन्स वो सोल्यूशन स्टेट में ही मोस्टली रिएक्शंस प्रोसीड कराई जाती हैं, ठीक है। उसके सम रीजन्स हैं तो वो हम अपना देख लेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है। जो भी चीज़ें हैं हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इसमें जितना भी बेसिक होगा उसका हम इसको कवर कर लेंगे। तो हमें क्या पता है कि सपोज करते हैं कुछ भी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सोल्यूशन को, तो ठीक है। क्या होता है देखते हैं। सपोज आपके पास एक सबस्टेंस ए है, ठीक है, एंड आपके पास एक सेकंड सबस्टेंस जो है वो सबस्टेंस बी है। आपने इन दोनों सबस्टेंस को आपस में इनकी इंटरमिक्सिंग की। आपने क्या किया? इंटरमिक्सिंग। तो अब हमें ये पता है कि किन्हीं भी दो सबस्टेंस को जनरली अगर हम आपस में इंटरमिक्स कर दें तो इंटरमिक्स करने पर जो भी बनेगा उसे हम कहते हैं दैट इज मिक्सचर, ठीक है। दो सबस्टेंसेस को या दो से ज़्यादा सबस्टेंसेस हों उनको आपस में आप इंटरमिक्स कर दीजिए। इंटरमिक्स करने पर जो भी बनता है आप उसको कहते हैं कि वो आपका कहलाएगा मिक्सचर। तब अब अगर ये मिक्सचर है तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमें पता है कि मिक्सचर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं होमोजीनियस, दूसरे होते हैं आपके हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब दो टाइप के हो गए आपके मिक्सचर, ये पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि होमोजीनियस क्या होता है। तो आपको पता है कि होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है फेज। ऐसा ही हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जिसका मतलब होता है फेज, ओके। तो इसका मतलब है होमोजीनियस का मतलब ये हो गया कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन। दैट मीन्स कि जितना भी सबस्टेंस होमोजीनियस होगा, जो भी मिक्सचर होमोजीनियस होगा, उसमें खासकर उसका जो फेज होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि भाई कांट बी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो हेट्रो एंड होमोजीनियस का कुछ हमें समझ में आया कि ये होता क्या है, ठीक है। अब जो भी मिक्सचर होमोजीनियस होगा उसी को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। एंड इधर देखो आप, जो हेट्रोजीनियस होगा यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है हेट्रोजीनियस आपका मिक्सचर है, वो हो सकता है कोलाइडल सॉल्यूशन हो, या सेकेंड आपके पास पॉसिबिलिटी है कि वो सस्पेंशन हो। सस्पेंशन, ठीक है। ये सब नाम है इसके। जनरली क्या होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें सल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्सीमेटली होता है। और यहाँ जो होता है वो मोर देन सल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं उनका जो रेडियस जो होता है ना, उनका होता है 1000 एंगस्ट्रॉम से भी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर अगर ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज की बात करें तो इनका साइज जो होता है वो लेस देन 100 एंगस्ट्रॉम होता है। लेस देन है ना, सॉरी, हाँ लेस देन सही तो था, ओके। इतनी सी बात, हालांकि इतनी सी बात जो है हल्का हल्का समझ में कुछ आती कि कुछ होता है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखो कि यहाँ दो सबस्टेंस जो हैं जो हमने आपस में इंटरमिक्स किए थे, वहाँ पर आपके जो दो से ज़्यादा सबस्टेंस भी हो सकते हैं। तो क्या समझ में आया कि हमने क्या किया? दो सबस्टेंस या दो से अधिक सबस्टेंस ले लिए, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये सबस्टेंस जो भी हों वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए।
जो सब्सटेंस हैं वो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो हैं हमने ले रखे हैं। तो समझ में क्या आया कि जब हम दो या मोर सब्सटेंस लेते हैं जो कि आपस में नॉन रिएक्टिंग होते हैं, उनको अगर इंटरमिक्स करें तो आपका बनता है मिक्सचर। मिक्सचर बनने पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो हो सकता है होमोजीनियस हो या हो सकता है वो हेट्रोजीनियस हो। ठीक है, अगर हेट्रोजीनियस होगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन हो सकता है या आपका सस्पेंशन हो। कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन को हम एक अलग चैप्टर्स में ही डील करते हैं। ठीक है, तो इसको हम अलग देखेंगे, वहाँ समझेंगे इसके बारे में डिटेल में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, इधर आते हैं। होमोजेनियस अगर मिक्सचर होगा आपका तो उसे आप कहोगे ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा इस चैप्टर में जो मेजर कंट्रीब्यूशन होगा, हमें क्या पढ़ना है स्पेशली, वो आपका है ट्रू सॉल्यूशन। अब इसके बारे में डिटेल लेते हैं। तो अगर इसकी डिफिनीशंस को हम कैरी करें, डिफिनेशन को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा, आप सिंपली कह सकते हैं कि जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है आपका, उसी को कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो आपने इसको डिफाइन कर दिया कि क्या होता है कि सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। एक बात को ध्यान रखना है कि जो सब्सटेंसेस जो होते हैं, ठीक है, जो आपका ट्रू सॉल्यूशन बनेगा ना, इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर हम सिंपल कहें कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। हालांकि इसको हम आगे समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर एक सिंपल डिफिनेशन है कि ट्रू सॉल्यूशन इज द, या सिंपल सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैविंग यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। ठीक है, फिर रिपीट करता हूँ, सुन लो। होमोजेनियस सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैविंग यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। ठीक है, कुछ नहीं है, सब्सटेंस जो थे, जब आप टू या मोर सब्सटेंस जो कि नॉन रिएक्टिंग होते हैं, आप उनको जब इंटरमिक्स करते हैं, इंटरमिक्स करने पर अगर आपका मिक्सचर होमोजीनियस बनता है या जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, उसी को आप कहते हो ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, आप नोट कर चुके होंगे अब तक। तो इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा, एक और चीज़ें कि आखिर इनकी प्रॉपर्टी अगर हल्की फुल्की डिस्कस कर लें यहाँ पर तो क्या होती हैं। देखो, एक तो पहली प्रॉपर्टी जो है, कह सकते हैं जो सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन होता है 10 एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, इसका पार्टिकल साइज अप्रॉक्सीमेटली जो होता है 10 टू पावर माइनस, या ऐसे समझ लो एंगस्ट्रॉम में ही 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 1 एंगस्ट्रॉम के बीच में स्पेशली पाए जाते हैं। अच्छा, साइज की बात करते हैं तो साइज क्या होगा, उसमें सल्यूट होता है। ठीक है, तो साइज, ये जो पार्टिकल साइज है सल्यूट का है, इस सल्यूट का पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज ऑफ सल्यूट है। दूसरी बात क्या हो गई। अच्छा, एक बात सुनो, पार्टिकल साइज जो होता है जनरली हम ये मान के चलते हैं कि जो पार्टिकल्स होगा वो स्फेरिकल होगा, जाहिर सी बात है ना। साइज का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे उसके, तो उनको हम एक स्फेयर की तरह कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर स्फेयर कंसीडर किया है तो जो डेटा है ये उसका रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, कि जो भी साइज होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, उनके साइज जो हैं उनके रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, उसके अकॉर्डिंगली है। दूसरी बात क्या होते हैं, जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आप शुगर सोल्यूशन देखते हैं तो उसमें आप जब शुगर को ऐड करते हैं वाटर में, जब उसको डिजॉल्व कर देते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपको पता चलता है कि जो उसमें शुगर है ना दिखना बंद हो जाता है और आपको एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसका मिलता है, एक जैसा हर जगह। ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं लगभग। ओके, और क्या कर सकते हैं, उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो सेटल नहीं होते हैं, वो सारे उसमें घुले होते हैं, तो कह सकते हैं डोंट सेटल। पार्टिकल जो होते हैं उसमें सेटल नहीं होते हैं। और क्या कह सकते हैं,
हाँ, ट्रू सॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो इनका डिफ्यूजन रेट होता है, या कंपेयर कर रहे हैं हम इसमें कोलाइडल एंड सस्पेंशन से, कि कह सकते हैं कंपैरेटिवली हाई डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप देख लोगे, आप आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो अपने को इसमें बस इतना समझना है कि सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है, वो दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए, राइट। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। अभी हम आएंगे कि आगे डिटेल में क्या होता है ये चीज़ें। अच्छा, नॉन रिएक्टिंग क्यों कहा गया है, देखो सपोज आपने दो सब्सटेंसेस ले लिए, तो अगर दो सब्सटेंसेस नॉन रिएक्टिंग होने का मतलब यह है कि केमिकल लेवल पर वो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट ना करें। सपोज आपने नाइट्रोजन गैस को, ठीक है, आपने हाइड्रोजन गैस में डिजॉल्व कर दिया, आपस में इंटरमिक्स कर दिया। अब इंटरमिक्स होने पर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सोल्यूशन बनेगा, पर वहाँ पर वो हाइड्रोजन, और मैं लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोज आपने हाइड्रोजन गैस को आपने ऑक्सीजन गैस में डिजॉल्व किया। डिजॉल्व करने के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का सॉल्यूशन क्रिएट होगा, पर होता क्या है एक्चुअल में कि ये रिएक्ट करके बना देंगे अमोनिया। ठीक है, अब हमें मिलना क्या है, हमें मिल रहा है मिक्स करने पर अमोनिया, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का वो मिक्सचर एक होमोजेनियस मिलेगा जिसको हम सोल्यूशन बोलेंगे, पर वो मिला नहीं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सोल्यूशन ऐसी स्पीसीज होती हैं, सोल्यूशन ऐसा मटेरियल होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास, आपने क्या किया, आपने एक शुगर लिया, एक शुगर को आपने वाटर में डिजॉल्व कर दिया। ठीक है, तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद हमने देखा अगर हम उसको टेस्ट करते हैं तो हमें शुगर की अच्छी खासी जो उसका जो फ्लेवर होगा वो आएगा, वाटर का फ्लेवर भी हमें मिलेगा और हमें शुगर का फ्लेवर भी मिल रहा होगा पीने पे। ठीक है, टेस्ट करने पे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका मतलब क्या है, किसी भी सोल्यूशन में जो भी सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो उन्हें हम कंपोनेंट बोलते हैं। वो एक डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, वो डिफरेंट कंपोनेंट अपना खुद की जो आइडेंटिटी है कभी लॉस नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी सब्सटेंसेस जो हम इंटरमिक्स करके सोल्यूशन बनाए थे, उन सब्सटेंसेस की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो कभी भी लॉस नहीं होती है। तो सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नोन एज कंपोनेंट उस पर टोटली डिपेंड करती हैं। जो कंपोनेंट जैसा होगा वैसे ही प्रॉपर्टी सॉल्यूशन शो करेगा। एक सिंपल सी बात है, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर रिएक्ट कर गया तो कुछ हमें और मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन जो है वो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को आपस में इंटरमिक्स करने पर अगर होमोजेनियस कंपोजिशन बनता है, अगर आपका मिक्सचर होमोजेनियस होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो इतनी बात हो गई, एक सिंपल सा, एक हल्का सा कि सॉल्यूशन होता क्या है। अच्छा, अब हम अगर सॉल्यूशन को क्लासीफाई करें, ठीक है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। हालांकि बुक्स में मोस्टली एक दो तरीके दिए होते हैं। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन को कैटेगराइज करने वाले हैं कि सॉल्यूशन को किन किन तरीके से हम बांट सकते हैं। तो आपका जो पहला क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, तो वो कंपोनेंट के बेसिस पे होगा। हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन, हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हेडिंग रहेगी आपकी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला हेडिंग क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफिकेशन करने वाले उसका हैं। ठीक है, तो अगर हम बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन पूछें, ठीक है, कि वाटर क्या होता है, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वाटर जो होता है वो सॉल्यूशन है।
दूसरा ऑप्शन है कि वाटर जो है आपका सल्यूट है। तीसरा ऑप्शन है कि वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट है। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, कुछ भी नहीं। तो अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कोई कह सकता है कि जो वाटर होता है एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। कोई आपसे में कहेगा कि वाटर जो होता है सल्यूट होता है, कोई कहेगा कि वाटर एक सॉल्यूशन है, और कोई कह सकता है कि शायद इसमें से कुछ भी नहीं। यहाँ पर डिफरेंट आंसर पॉसिबल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है यहाँ पर। तो आप एक बात समझो, बहुत सी सिंपल सी चीज़ क्या है कि जब हमने बात किया वाटर, तो आप इस बात पे गौर नहीं कर रहे हो कि जो सॉल्यूशन था वो एक पहले तो मिक्सचर था। मिक्सचर का मतलब क्या है कि आप कम से कम दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करोगे। वाटर में क्या आपने वाटर का फॉर्मूला चेंज जाएगा, हो ना, कि अभी आपके पास वाटर है तो वाटर का फॉर्मूला आपका क्या है, H2O। तो H2O उसमें वन कंपोनेंट है, H2O ही है। आपने यहाँ पर 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, यहाँ पर लिया, तो इसका भी फॉर्मूला H2O है। तो क्या इसका फॉर्मूला H2O नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ये भी H2 फॉर्मूला है। मान लो इनको मिक्स कर लो आपस में, ठीक है। मिक्स करने पर जो बनेगा वो भी तो आपका H2O ही तो होगा। वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या कंपोनेंट बदल रहा है क्या? नहीं ना। तो पहले भी H2O था, मिक्सिंग पे भी H2O था। क्योंकि आप में से आप दिमाग लगाओगे कि कहेंगे कि सर कि यहाँ हमने वाटर को मिक्स कर दिया तो मिक्सचर हो गया, नहीं ना। तो समझो, अगर आप कम से कम डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करते हो, ठीक है, डिफरेंट स्टेट की हो या डिफरेंट स्टेट की ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप डिफरेंट कंपोनेंट को मिक्स करते हो तभी आपका मिक्सचर प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो वाटर को हमने मिक्स करने पर भी वही बना रहे हैं, कुछ चेंज तो हुआ नहीं, राइट। तो वाटर जो है वो प्योर है, और प्योर वाटर जो होता है वो क्या है, वो सॉल्यूशन तो नहीं ही है, सॉल्यूशन तो नहीं है। अब सॉल्यूशन नहीं तो क्या हो सकता है, तो ये भी नहीं पता क्या हो सकता है, क्योंकि वाटर है। अब डिपेंडिंग कि हम वाटर को कैसे यूज करने वाले हैं। अगर वाटर को किसी दूसरे के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं, किसी दूसरे मतलब सब्सटेंसेस के साथ उसमें डिजॉल्व करने वाले हैं, तब वाटर अपना एक रोल निभाएगा। तब क्या होगा कि अगर वाटर को हम किसी भी चीज़ में ऐड कर दें तो वाटर जो है आपका वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। उसके भी रीजन है, ठीक है। वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के साथ उसको अगर हम डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें इसमें डिजॉल्व हो जाए, ये पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर आपका सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। जनरली स्टेट में वाटर जो है प्योर फॉर्म में, वाटर सोल्यूशन तो कभी नहीं हो सकता, इतना पता चल गया। तो ठीक है, हम कहने वाले हैं कि अगर आप नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे क्लासीफाई करो तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। तो पहला क्या है, पहला है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये आपका 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन है। अब भाई देखो, 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उसमें 2 कंपोनेंट जो हैं आपस में इंटरमिक्स किए गए हैं, ठीक है। कंपोनेंट आपका कोई ये होगा, कोई ये होगा, कंपोनेंट फर्स्ट, कंपोनेंट सेकंड, ठीक है। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब 2 कंपोनेंट का मतलब क्या है कि उसमें 2 पार्टिकल्स होंगे, तो लिख दिया। ऐसे ही दूसरा आपका होता है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी का मतलब क्या है, 3 कंपोनेंट होंगे इसमें, है ना। क्या होंगे, 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन है ये, यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे ही आपका क्वाटनरी होता है। क्या होता है, नंबर 4 आपका क्वाटनरी, QUA क्वाटनरी। इसका मतलब ये हो गया, क्वाटनरी का मतलब क्या है, 4 कंपोनेंट। एंड सो ऑन। तो समझ में क्या है, अगर
बाइनरी है तो इसका मतलब दो कंपोनेंट होंगे, उसमें दो पार्टिकल्स, दो डिफरेंट टाइप के आपके सोल्यूशन, डिफरेंट टाइप के आपके सबस्टेंसेस डिजॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, समझ में एक बात क्या आई, बाइनरी में अगर दो टाइप ऑफ सबस्टेंसेस हैं तो जाहिर सी बात है, चलो सपोज करते हैं ये आपका वन सबस्टेंसेस था, कोई सबस्टेंसेस था, मान लो इसको एक को सॉल्यूट कह दिया और दूसरा क्या है, वन सॉल्वेंट है। ठीक है, इतनी सी बात, चलो ठीक है, ओके। अब दो कंपोनेंट तो हो गए, टर्नरी में क्या होता है, तीन है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सॉल्वेंट हमेशा एक होता है, तो एक सॉल्वेंट होगा और आपके दो जो होंगे वो सॉल्यूट होंगे। ऐसे क्वाटनरी में क्या होने वाला है, आपका एक जो सबस्टेंस होगा वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा और जो तीन सबस्टेंसेस जो होंगे उसमें वो आपके सॉल्यूट की तरह एक्ट करेंगे। अब इतनी बात समझ में तो आई नहीं, मेजरली जो है हमें बाइनरी ही पढ़ना है, बाइनरी पे ही फोकस करना है, तो हम इसको रफ करते हैं, ठीक है। और ये बातें भी समझ में आएंगी कि भाई इसमें दो सॉल्यूट क्यों है और एक सॉल्वेंट क्यों नहीं है, दो सॉल्वेंट क्यों नहीं है, एक सॉल्यूट क्यों नहीं है, मतलब इसके रिवर्स में क्वेश्चन भी तो पॉसिबल हो सकता है ना। तो उस पर देखते हैं कि भाई क्या है बाइनरी का मतलब क्या है। देखो, आपने इतना कह दिया कि बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो अगर आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को डिफाइन करना चाहें तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, हमारा ये क्वेश्चन है। तो जनरली आप क्या कहते हो कि समझने के लिए कि सॉल्यूट ऐसे सबस्टेंस, किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, हम क्या कहते हैं कि लेस अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट जो होता है आपका मोर अमाउंट में होता है। आप सभी के दिमाग में पहला थॉट यही आता है कि जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट जनरली आपका मोर अमाउंट में होता है। चलो मान लिया इतनी सी बात, लेकिन ये चीज़ गलत है। कैसे, वो देखते हैं। जनरली ये चीज़ समझने के लिए होती है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, इसको हम खंडित करते हैं, ठीक है। देखो, सपोज करते हैं एग्जाम्पल के लिए, आपके पास मान लीजिए 30% शुगर सॉल्यूशन है, आपके पास क्या है 30% शुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो आप 30% शुगर सॉल्यूशन को देख के आप क्या कहोगे कि 30% है, परसेंट जैसे लग गया, इसका मतलब क्या है, वो 100 पार्ट में शुगर जो होगा वो 30 होगा। क्या है, 100 पार्ट में शुगर 30 होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें 30 पार्ट जो हैं वो हैं आपके शुगर के, रेस्ट कितना बचा 100 माइनस 30, तो मतलब ये 70 पार्ट जो हैं, ठीक है, वो वाटर के हैं। ये हम कह सकते हैं, हम मान लिया सॉल्यूशन जो शुगर का था ये वाटर में बना हुआ था, ठीक है। ओके, इतनी सी बात हो गई। तो भाई यहाँ तो ठीक है कि 30 पार्ट जो है शुगर का है वो लेस है, बिल्कुल सही। 70 पार्ट जो है वाटर का है तो ये सॉल्वेंट है, बिल्कुल सही। तो इसको हमने कहा भाई ये सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है और ये एक्ट कर रहा है सॉल्वेंट की तरह। तो आप तो बड़ा खुश हो गए कि आपकी जो डिफिनीशन थी, जो आपने कॉन्सेप्ट लगाया था, बिल्कुल सही है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। क्या एग्जांपल है, सपोज करते हैं कि आपके पास 70% शुगर सॉल्यूशन है। मान लो आप लैब में गए, वहाँ देखा कि एक बॉटल रखी हुई, उस पर लिखा हुआ है 70% शुगर सॉल्यूशन, आपने देखा। तो इससे आपने क्या आइडिया लगाया है कि 100 पार्ट में जो 70 पार्ट होगा, अब ये 70 पार्ट चाहे वो ग्राम में हो चाहे ml में, उसे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। 70 पार्ट जो होगा वो आपका शुगर का है और आपका जो 30 पार्ट है वो है आपका, वो वाटर का है। तो आपने फिर से कॉन्सेप्ट वही लगाया, जो लेस अमाउंट में होगा वो आपका सॉल्यूट होगा और जो मोर अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट। तो ये आपका लेस अमाउंट में है तो आप इसको कह दोगे कि भैया ये है आपका सॉल्यूट, है ना, और यहाँ आप कह दोगे कि ये है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट सरासर गलत है, ये सॉल्वेंट कतई नहीं हो सकता और ये सॉल्यूट कतई नहीं हो सकता, ठीक है। एक्चुअल में
शुगर अब भी सल्यूट है और ये 30 पार्ट जो वाटर का था ये अब भी सॉल्वेंट है। तो जो कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठाल के रखे हुए हैं कि जो लेस अमाउंट है वो सल्यूट है और मोर अमाउंट है वो सॉल्वेंट है, तो वो तो गलत हो गया, राइट। तो समझ में आपको बात आई कि जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। जनरली आप देखते हैं कि वो हो जाता है, लेकिन ये डिफिनीसन या फिर ये समझना, ये डिफिनीसन ये बिल्कुल गलत है। सल्यूट जरूरी नहीं है कि वो लेस अमाउंट में हो और सॉल्वेंट मोर अमाउंट में हो। तो ये तो कंसेप्ट जो है आपका निपट गया, ये तो फेल हो गया। तब हम क्या कर सकते हैं? तो कैसे पहचानेंगे कि सॉल्वेंट कौन है और सल्यूट कौन है? फिर से समस्या आ गई हमारे पास। तो चलो आपको एक बात बताते हैं कि देखो, हालांकि यहीं पर लिख सकते हैं इस चीज़ को, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या है कि जो आपने सपोज आपने एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया, ठीक है। तो सोल्यूशन जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो सोल्यूशन की जो भी स्टेट आती है, फिजिकल स्टेट, ठीक है, वो फिजिकल स्टेट जो है अगर मैच करती है आपके एक सबस्टेंसेस की फिजिकल स्टेट से, ठीक है। आपने दो सबस्टेंसेस लिए थे, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, आपने सबस्टेंसेस नंबर ए लिया, सबस्टेंस नंबर बी लिया, आपका बन गया सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी जो फिजिकल स्टेट जो है वो इन दोनों में से जिसकी भी फिजिकल स्टेट से सेम हो जाए तो वो होगा सॉल्वेंट। सपोज अगर सॉल्यूशन मान लो लिक्विड फिजिकल स्टेट में है और इसमें से एक जो पार्टिकल था आपका, मान लीजिए ए, वो भी लिक्विड है, और ये कौन सा है फ़र्क नहीं पड़ता अभी के लिए, ठीक है। तो वो आपका जो होगा लिक्विड, तो ये इसकी फिजिकल स्टेट से मैच कर रहा है, तो ये जो आपका हो जाएगा सॉल्वेंट और ये आपका जो हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक है। तो नंबर एक बात तो ये। तो आप में एक 1.5 साल बच्चा होगा तो वो कहेगा सर हम ये भी तो मान सकते थे कि बी भी आपका लिक्विड में हो, ए बी एरो सॉल्यूशन, मान लीजिए ये भी लिक्विड में, ये भी लिक्विड में है। अब क्या करें, दो पार्टिकल हैं, एक ही इसमें सॉल्वेंट होगा, ठीक है। अब डिसाइड करना मुश्किल है। तो एक बात ध्यान रखो, जब ऐसा समस्या आए तो आप देखो कि उन दोनों सबस्टेंसेस में, जो कि दोनों यहाँ पर लिक्विड हैं, उन दोनों में किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है। जिसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। मान लेते हैं इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हाई है, ठीक है, तो उसको आप कहोगे सॉल्वेंट और इसको कहोगे आप जो है सॉल्यूट। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात जरूर नोट करो, ठीक है। समझ ना आया हो तो रिपीट करो, तुरंत लेक्चर को पीछे करो, बार बार नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो यहाँ दो बात समझ में आई। पहली बात कि ये तरीका जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो, जो आपका सल्यूट होता है वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है लेस होता है, तो कह सकते हैं लेस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये आपका जो होता है हाई होता है, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। इससे आप सही तरीका जो है आपका निकालने का। सपोज करते हैं कि यहीं पे एग्जांपल की बात करते हैं कि आपने शुगर सोल्यूशन ले लिया, तो शुगर में जाहिर सी बात है कि आपका शुगर, या हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ठीक है। हम दो सोल्यूशन को ढंग से लेते हैं। सपोज कर रहे हैं कि आपने यहाँ वाटर लिया और वाटर में आपने ऐड कर दिया यहाँ पर शुगर, तो आपका शुगर सोल्यूशन जो है प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस शुगर सोल्यूशन में देखा कि शुगर जो था आपका सॉलिड में था और वाटर में था, लिक्विड में था, और जो इससे सोल्यूशन बनेगा वो भी आपका लिक्विड में होगा जब मिक्स हो जाएगा उसके बाद, है ना। तो अब देखिए एक बात कि वाटर लिक्विड था और आपका सोल्यूशन भी लिक्विड था, तो यहाँ से आप जनरली कह देते हो कि ये जो सोल्यूशन होगा उसमें वाटर जो होगा सॉल्वेंट होगा और जो शुगर होगा वो सॉल्यूट होगा।
इतनी सी बात समझ में आ गई। सेकंड केस क्या है, आपने वाटर लिया, ठीक है, वाटर को रेशियो फर्क नहीं पड़ता कि क्या है आपका अभी, और आपने इसमें ऐड कर दिया इथेनॉल, ठीक है, तो इथेनॉल ऐड कर दिया। इथेनॉल भी आपका लिक्विड होता है और वाटर भी आपका लिक्विड है, और जो भी सॉल्यूशन इससे प्रिपेयर होगा वो भी आपका लिक्विड है। तब समस्या हो गई कि इसमें सॉल्वेंट कौन सा है, इसमें सॉल्यूट कौन सा है। तब क्या करोगे आप, देखो, तब आप इन दोनों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो, ठीक है। इथेनॉल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 24.1 के आसपास, और जो वाटर होता है इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, वो होता है 80, ठीक है, हाईएस्ट होता है ये, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब वाटर का कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ज़्यादा है, तो इसका मतलब है वाटर जो है यहाँ पर फिर से सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, और आपका इथेनॉल जो होगा वो सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा। तो आपको ये क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए अब तक कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। लेस और मोर का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आप छोड़ दो, संन्यास ले लो उस चीज़ से, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट समझो जो सही है बात, ठीक है। क्या है कि सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो तरीका ये है कि फिजिकल स्टेट देखो, जब फिजिकल स्टेट क्लैश कर जाए, ठीक है ना, जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट या दो सबस्टेंसेस जो लिए हैं उनकी फिजिकल स्टेट अगर अलग अलग तो आसान है कि सॉल्यूशन की जो स्टेट होगी वो इससे मैच कर लेंगे। अब जब सारी की सारी फिजिकल स्टेट जो है एक जैसी हों तब प्रॉब्लम हो जाती है। तब अब सिंपल तरीका क्या, आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो। जिनको आइडिया नहीं है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का तो हल्का सा बता देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होती है वो एक पावर होती है सपोज किसी सबस्टेंसेस की, कि सपोज ये टर्म इस्तेमाल होता है सॉल्वेंट के लिए, तो हम आसान करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो आपके सॉल्वेंट की एक ऐसी पावर है कि जिससे वो सॉल्यूट पार्टिकल को तोड़ सके। सिंपल समझो क्या है कि सपोज आपके पास NaCl पार्टिकल था, अब NaCl में Na और Cl होता है, तो Na और Cl के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ लाइन होती हैं। मतलब क्या है, NaCl में Na और Cl के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो हैं काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है। तो क्या होता है कि अब उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की जो लाइंस हैं, मतलब जो भी फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है इन दोनों को, NaCl को जो बांधे रखा हुआ है, उसको ब्रेक कर सकें। तो ब्रेक करने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, तो ब्रेक करने की जो कैपेसिटी होती है कितना चाहिए पावर, तो उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं एज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। इसका मतलब क्या है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो एक ऐसी पावर है कि वो किसी सॉल्यूट पार्टिकल के सबस्टेंसेस को उनके आयनों में तोड़ सके, बांट सके, मतलब आयोनाइज कर सके। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो सॉल्वेंट का होता है वो सॉल्यूट को आयनाइज कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बार बार हम कह रहे हैं फिजिकल स्टेट, तो अब समझते हैं क्या है। जनरली देखो, जनरली आप कहते हो सॉल्यूट क्या है, तो कह सकते हो सबस्टेंस व्हिच डिजॉल्व substance which has to be dissolved। ये सिंपल चीज़ है। सॉल्वेंट क्या होता है, substance in which solute is dissolved, ठीक है। ये कह सकते हैं, ये समझने के लिए हो गया कि क्या होता है, बट एक्चुअली हम कैसे सॉल्वेंट को समझते हैं। देखो नंबर 1 क्या देखो, आप कह सकते हो फिजिकल नोट्स नाल बेटा, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड
solution should be सेम। ठीक है, अगर एक क्लास कर जाए तो नंबर 2 पॉइंट ध्यान रखो हमेशा। नंबर 2 क्या है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट शुड बी हाई। ठीक है, इतनी सी बात सॉल्वेंट को पहचानने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अब आप कह दो कि 3 कंपोनेंट की बात करें तो 3 कंपोनेंट में क्या था कि अगर 3 पार्टिकल डिजॉल्व हैं आपस में, ठीक है, तो तीनों में अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखोगे तो किसी एक का ही सबसे ज़्यादा हाई होगा, जिसका हाई होगा उसी को सॉल्वेंट ले लेंगे, क्योंकि वही जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा 3 पार्टिकल में, तो वही जो है वही आपका सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा और वही अन्य 2 पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर देगा उनके आयनों में, अगर वो आयनोजेबल हैं। ठीक है, इतनी सी बात होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बस 2 चीज़ का आइडिया लिया कि सोल्यूशन क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि अगर उनको क्लासीफाई करें उनके नंबर ऑफ कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, इतनी सी बात। अच्छा, एक और बात है, जनरली आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेट क्या होती है और फेज क्या होती है। आपको लगता है कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। ओके, तो आगे बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं कि क्या है। इतनी सी बात तो क्लियर हो गई होगी। सीखने वाले हैं क्या कि स्टेट और फेज में डिफरेंस क्या है। बार बार आप यही कहते हो, क्योंकि सोल्यूशन जो है बेटा आपका उसमें सिंगल फेज होती है। इसका मतलब सोल्यूशन एक आपका मोनोफेजिक सिस्टम है। तो मोनोफेज, मोनो मतलब एक होता है, तो फेज क्या होता है समझते हैं। वीडियो स्किप कर दो जब तक ये रफ कर रहा हूँ। ओके, तो क्या है देखो, आपने शुगर को ऐड किया वाटर में। ठीक है, अब शुगर और वाटर में ऐड किया तो क्या बन गया आपका शुगर सोल्यूशन। ठीक है, मान लो इसको ऐसे ही दे दो, शुगर सोल्यूशन आपका बन गया। ओके, शुगर आपका सॉलिड में था, ये था आपका लिक्विड में। तो अगर हम शुगर सॉल्यूशन में देखें कि स्टेट कितनी है, तो जाहिर सी बात है शुगर सॉल्यूशन की जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो आपने देखा कंपोनेंट में यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट में आपका शुगर जो है सॉलिड में है, वाटर लिक्विड में है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि शुगर सॉल्यूशन में 2 स्टेट हैं। ठीक है, 2 स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट होंगी 2, क्योंकि एक कंपोनेंट आपका सॉलिड में था शुगर और आपका वाटर जो था वो लिक्विड में था। ठीक है भाई, 2 स्टेट हो गए। अब देखो फेज कितनी है। तो अभी क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका शुगर सोल्यूशन बनने के बाद आपने घर पे बनाया हुआ है, तो शुगर सोल्यूशन में आप क्या 2 फेज देखते हो, क्या 2 लेयर्स को कंसिडर करते हो? आपको लगता है कि चीनी तैरते हुए दिख रही है ना? नहीं ना, हर जगह पर आपको एकदम ट्रांसपेरेंट कंपोजिशन मिलता है। उसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर एक जगह पर एक जैसा इन्वायरमेंट मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें कोई लेयर नहीं मिल रही है, इसमें बिल्कुल हर जगह एक जैसा ही मिक्सचर मिल रहा है, हम बिल्कुल अलग अलग लेयर्स देख नहीं सकते। तो इसका मतलब इसमें जो फेज होंगी वो एक होगी। एक सेकंड केस लेते हैं, आपने ऑयल और वाटर को मिक्स किया सपोज। ठीक है, आपने एक सॉल्यूशन बनाया, कह सकते हैं ऑयल
सोल्यूशन, ऑयल शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ठीक है। ये कंसीडर किया आपने कि आपने बनाया, तो आप देखते हैं कि जो ऑयल है वो आपने घर पे देखा होगा कि अगर ऑयल को वाटर में डालते हैं तो देखते हैं कि ऑयल जो है वो उसकी सरफेस पे ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो अभी होता है क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी, देखिए आपको पता है कि दो चीज़ें अगर सेम स्टेट में हैं और आपस में मिक्स करते हैं, अगर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो चीज़ नीचे रहती है और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहती है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी कम है इसलिए ऑयल हमेशा ऊपर तैरता रहता है, वाटर की ज़्यादा डेंसिटी है इसलिए नीचे रहता है। यहाँ पर ऑयल भी लिक्विड में है, वाटर भी लिक्विड में है, ठीक है। तो दोनों ही एक जैसे हैं, राइट। तो अब इसको ध्यान से देखो, दोनों ही एक जैसे हैं। तो ऑयल शुगर सोल्यूशन में अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट तो आपकी हो गई एक, फेज की बात कर देखते हैं कि एक लेयर जो है एक क्रिएट होती है दोनों के बीच में, तो फेज जो है आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ये एक डिफरेंट फेज है, ये फेज फर्स्ट हो गई आपकी और ये फेज सेकंड हो गई, क्योंकि बीच में आपका लेयर है, लेयर से ही दो फेजों को अलग अलग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फेज हो गई। तो हमें समझ में क्या डेटा आया, देखो अगर स्टेट और फेज एक ही चीज़ें थी तो ये बात समझ में आई कि अगर स्टेट और फेज एक ही चीज़ तो ये वैल्यू डिफरेंट क्यों है, सेम हो जाए होनी चाहिए थी, बट यहाँ सेम नहीं है। तो अभी क्या हुआ, देखो जब फेज तो हुई, देखो हमने पहले ही कहा था कि जो आपका शुगर है, सॉरी सॉल्यूशन जो है, जो सॉल्यूशन है वो आपका मोनोफेजिक है। तो इसका मतलब क्या है, उसमें एक फेज हो, तो यहाँ एक फेज है। तो शुगर सॉल्यूशन जो है इसमें एक फेज है, तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये आपका होमोजीनियस है, ठीक है। यहाँ पर ऑयल आपको अलग दिखता है, वाटर अलग दिखता है, उसमें 2 फेज हैं, तो ये आपका बेटा जो है हेट्रोजीनियस है। मतलब ये ऑयल वाटर सोल्यूशन जो होता है ये आपका ट्रू सोल्यूशन नहीं है, आप इसमें बिल्कुल कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक बात समझो, और अगर हम फेज को डिफाइन करें कि फेज क्या होता है, तो फेज समझो क्या, कि फेज एक बाउंड्री होती है, कह सकते हो कि होमोजीनियस अगर मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, तो उसको अगर हम कह सकते हैं मोनोफेजिक। इसको समझना आसान है और ज़्यादा नहीं इसमें लिख सकते हैं, या कह सकते हैं डिफरेंट लेयर्स हो, अगर नंबर ऑफ फेज अगर डिफरेंट लेयर है या डिफरेंट लेयर बाउंड्रीज है, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ फेजेस जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं। तो समझ में क्या है, जो आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन आप वहीं पर नोट कर लो, उसमें 2 चीज़ें हैं कि फेज जो होगी वो सिंगल होगी, सिंगल फेज होगी, वन फेज होगी, लेकिन स्टेट देखो यहाँ स्टेट 2 है, यहाँ पर स्टेट 1 है, तो इसका मतलब जो स्टेट है वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो स्टेट मे बी मोर कह सकते हैं, मे बी मोर, ठीक है। तो ये पॉइंट सोल्यूशन के बारे में और आइडिया लग गया, ठीक है। इतनी सी बात हो गई, तो आपने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं इसके आगे। रिलैक्स होके बस हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को समझते जाओ, जहाँ डाउट हो तो आप मेरे को लिख के चैट सेक्शन में बता दो, मैं आंसर कर दूंगा जब टाइम लगेगा। वीडियो स्किप कर दिया को जब रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत सारा आइडिया जो है अब तक हो चुका होगा, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं, ओके। तो नंबर 2,
ऑन द बेसिस ऑफ क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब तक हम ये ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का आइडिया हो गया है और आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पर अगर क्लासिफाई करना चाहें तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये रिलेटिव शब्द होता है कि अमाउंट कितना, ठीक है। तो ये फिक्स तो होता नहीं है। तो इसका सही तरीका क्या होता है कि आप दो सॉल्यूशंस को आपस में कंपेयर कर लो। जैसे क्या हुआ कि आपने कुछ देर पहले देखा था कि हमने यहाँ पर 30% शुगर सॉल्यूशन लिया था एक जगह पर, ठीक है, और एक जगह पर आपने लिया था 70 या फिर 80% लिया होगा आपने। सपोज 70% जो है शुगर सॉल्यूशन लिया था। तो अगर इन दोनों में हम दोनों को रिलेट कर दें आपस में, कि दोनों को कंपेयर करें, फिर देखें। अब 30 में पता था कि हमारा जो है 30 पार्ट जो है वो सॉल्यूट का है, और यहाँ पर जो है 70 पार्ट जो है वो सॉल्यूट का था। ये अपन देख रहे हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो बहुत तरीके हैं। नंबर 1 होता है डाइल्यूट। ये सारे टर्म सुनते हो आप, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और नंबर 2 आपका है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये क्या होते हैं? पहली बात तो ये कि दोनों ही रिलेटिव टर्म है। मतलब कोई डाइल्यूट, अगर आप इसको डाइल्यूट कह रहे हो तो आपसे कहा कि 30% वेट बाई वेट शुगर सॉल्यूशन है, तो आपका तो डाइल्यूट है। सेकंड केस कह दिया कि आपके पास 70% शुगर सॉल्यूशन है वेट बाई वेट, तो आपने कहा ये कंसंट्रेट है। तो क्वेश्चन ये है कि 90% शुगर सॉल्यूशन दे दिया जाए तो क्या कहोगे? अगर आप इसको कंसंट्रेट पहले ही कह चुके हो तो ये क्या होगा? समस्या है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब कभी भी डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड की बात करते हो तो आप दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में रिलेट करते हो, कि आपस में देखो भाई कि कौन ज़्यादा वाला अमाउंट है, कौन कम वाला अमाउंट है। तो क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि रिलेटिव टर्म है ना, तो लिख सकते हैं इसको कि ये क्या है, रिलेटिव टर्म है। ये भी रिलेटिव टर्म है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको कहते हैं? तो डिफिनेशंस का कोई नहीं है। अगर फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें, किसके लिए? फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो बस आप ये देखो कि अगर डिफरेंट सॉल्यूशंस दो हों तो दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे डाइल्यूट। इसका मतलब क्या है? अगर हाँ, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सॉल्वेंट होगा ना वो दोनों में फिक्स हो। मतलब अगर सॉल्यूशन का जो अमाउंट है, जो सॉल्यूशन होता है वो फिक्स हो। यहाँ पर भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो फिक्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 100 ml सॉल्यूशन में इसके 30 पार्ट सपोज कर लिया और 100 ml सॉल्यूशन में सेकेंड केस में इसके 70 पार्ट हैं, तब हम देख सकते हैं। मतलब सॉल्यूशन में वो फिक्स होना चाहिए, है ना। तो कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इन विच amount of solute less than solvent, ये कह सकते हैं जनरली। इसको भी कह सकते हैं बस समझने के लिए कि a solution in which amount of
सल्यूट इज मोर देन सॉल्वेंट। ठीक है, और तरीका तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आप दो डिफरेंट सॉल्यूशन को ही आपस में कंपेयर कर सकते हो कि 100 पार्ट में क्या है। 100 पार्ट सॉल्यूशन में अगर कोई 30 है और कोई अदर चीज़ जो है मान लो 70 है लाइक दैट, तो 30 वाला जो होगा डाइल्यूट होगा और 70 वाले पार्ट में ये कहेंगे कंसनट्रेट होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये दो टाइप हो गए। थर्ड क्या है? थर्ड है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हेडिंग कर लो तुरंत। आप देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखो, अगर हम बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, देखो क्या होता है। देखो सपोज आपके पास एक सॉल्वेंट है। ठीक है, आपके पास सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में ऐड करने वाले हो आप सल्यूट। ऐड नहीं बल्कि डिजॉल्व करने वाले। ठीक है, सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब डिजॉल्व करके एक हम सोल्यूशन फॉर्म कर रहे होंगे। भाई सोल्यूशन फॉर्म हो गया आपका। अब हम ऐड करते जा रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि सल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में ऐड करते हो, आप शुगर सोल्यूशन बना रहे हो, आप क्या करते हो कि आपने वाटर लिया और उसमें वाटर में शुगर आप ऐड कर रहे हो बार बार। ठीक है, ऐड करते जा रहे हो और डिजॉल्व कर रहे हो। तो एक ऐसी स्टेट आती है कि आपका और ज़्यादा शुगर उसमें डिजॉल्व ना होके आपकी रेस्ट ऑफ द जो आपकी शुगर होती है वो उसी चैम्बर या पात्र में, जो उसी मतलब बर्तन में ना वैसे ही पड़ी रहती है। ठीक है, तो समझ में क्या आया हमें? ठीक है, क्या समझ में आया कि जब हम किसी सॉल्वेंट में किसी सल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो ये देखना होता है कि आपका जो सॉल्वेंट हो वो फिक्स अमाउंट में हो, वो फिक्स अमाउंट में हो। इसका मतलब क्या है? मान लो आपने 1 लीटर ऑफ वाटर लिया, वाटर का 1 लीटर लिया और आपने उसमें शुगर ऐड करना स्टार्ट किया। ऐड करते जा रहे तो एक ऐसा स्टेट आया कि उसमें सपोज यही आपका सल्यूट जो है, सपोज कर लेते हैं शुगर है। तो जब इसको ऐड कर रहे हो इसमें वाटर में, सॉल्वेंट आपका वाटर मान लीजिए, ऐड कर रहे हो तो एक ऐसी स्टेट आएगी कि आपका शुगर इसमें ऐड नहीं होगा। तब क्या करोगे? आपने उसी बर्तन में आपने 1 लीटर पानी और डाल दिया। तब देखोगे कि आप उसमें और चीनी ऐड कर रहे हो। फिर भी एक ऐसी स्टेट आएगी जिससे कि और चीनी ऐड नहीं होगी। तब क्या करोगे? आप फिर सॉल्वेंट को अगर बढ़ा दो तो उसमें और शुगर डिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या? जैसे जैसे अगर आप सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे जो है हम और शुगर उसमें ऐड कर सकते हैं। तब इससे कुछ हमें तो कुछ ऑब्जर्व होगा नहीं। तो हम क्या करें कि पहले ही हम सॉल्वेंट को फिक्स कर दें, क्योंकि हमें जो कुछ ऑब्जर्व करना होता है तो उसमें जो भी टर्म रिलेटिव हों, वेरी कर रहे हों, उनको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये भी देखते हो कि सपोज हमने 1 ग्लास वाटर लिया और उसमें हमने शुगर ऐड किया, उसको डिजॉल्व किया, फिर ऐसी स्टेट आएगी कि और शुगर उसमें ऐड नहीं होगी। तो आप क्या करो, उसको आप गैस पे चढ़ा दो। फिर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसमें वो चीनी घुल जाएगी, वो शुगर घुल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो भी आपकी शुगर और डिजॉल्व हो रही है। फिर क्या हुआ? फिर एक समस्या ये भी है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो हम और शुगर उसमें ऐड कर पाएंगे। तब भी समस्या है कि फिर जो चीज़ वेरी करे उसे फिक्स करो। तो हम मान लेते हैं जो हम कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? एट फिक्स टेम्परेचर पे कर रहे हैं। दो कंसीडर, सॉल्वेंट भी फिक्स कर दिया और टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, क्योंकि दोनों ही रिलेट कर रही थी, दोनों ही वेरी वर्क कर रही थी। ठीक है,
फिर देखा कि फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को जब डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तब देखते हैं कि कितना अमाउंट, या सिंपल कहें, अगर हम आपको इसको आसान करें कि आपने सॉल्यूट लिया, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया, जैसे ही ऐड करते हो तो पहले क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा, ठीक है, उसके बाद आपका बनेगा सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि आप शुगर इसमें ऐड कर रहे हो, आपका सॉल्यूशन बढ़ता जाता है, फिर एक ऐसी स्टेट होगी कि और अधिक सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रही होगी, ठीक है। उस स्टेट में क्या होगा, नया पार्टिकल यहाँ पर नहीं बैठ के जमा हो रहा होगा, ठीक है। तब ये क्या होगा, नया पार्टिकल जो आ रहा है, जब ये कंडीशन हो चुकी है अचीव कि भाई और नहीं हो सकता इसमें डिसॉल्व, तो जो नया पार्टिकल आ रहा है वो तो डिसॉल्व हो रहा है, पर क्या हो रहा है, जो पुराना पार्टिकल्स जो डिसॉल्व हो चुके थे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के, वो फिर से सॉल्यूशन के स्टेट को छोड़ के पुनः अपनी स्टेट में आ रहे हैं। मतलब क्या, जो पार्टिकल सॉल्यूशन बना चुके थे वो वापस जो है क्रिस्टलाइजेशन शो करके अपने अपने क्रिस्टल, जिस अगर कोई क्रिस्टल था तो वो आ रहा है। इसका मतलब है ये रिएक्शंस रिवर्स में भी, बैकवर्ड में भी हो रही है। तो क्या समझ में आया कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को ऐड करने पर डिसोल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन बना। एक ऐसी स्टेट आएगी जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों हो रहे होंगे। सपोज आप ऐड करते जा रहे हो और स्टेट ऐसी है क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, फिर क्या हुआ, देखोगे कि कुछ टाइम बाद एक ऐसी स्टेट आएगी कि डिसोल्यूशन जो है, या कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम जब क्रिएट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो उस इक्विलिब्रियम में, ठीक है, जब क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन दोनों ही इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, उस इक्विलिब्रियम पर जो भी आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इतनी बात समझो, हमने क्या कहा, आप एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट को आपस में डिसॉल्व कर दो, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। कुछ इस टाइम बाद कुछ एक ऐसा समय आएगा कि सॉल्यूशन और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में, इनका डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इसका मतलब है ये दोनों मिलकर ये बना रहे हैं और सॉल्यूशन फिर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्रिपेयर कर रहा है, वापस उसको तोड़ के, मतलब बन के फिर से वही बन रहा है, राइट। तो समझ में क्या आया कि अगर रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाएगा जिस टाइम पर, उसी समय कहते हैं इक्विलिब्रिया आ चुका हुआ है, और उस इक्विलिब्रिया पे सॉल्यूशन जो होगा उसको हम नाम देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें और ज़्यादा और अधिक उसमें हम सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते। तो अगर हम इसको अगर हम कहें नंबर 3 पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो हम कह सकते हैं, आप लिख सकते हो कि एट अ गिवन टेम्परेचर एनी सॉल्यूशन में कंटेन लेस सॉल्यूट देन, या सिंपल नहीं, मज़ा नहीं आया, फिर से कहते हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर द सॉल्यूशन विच कंटेन्स एज मच सॉल्यूट एज इट कैन होल्ड इन प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्विंग सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है कि एक फिक्स टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर में एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूशन इतना सॉल्यूट पार्टिकल होल्ड कर सके कि वो एक, मतलब मैक्सिमम अमाउंट जितना वो होल्ड कर सकता है, उसी को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इतनी सी बात हमको समझ में आती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, या इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, और सॉल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम
अमाउंट ऑफ सल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, किसी गिवन टेम्परेचर में एक सोल्यूशन जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट को अगर कंटेन करता है या फिर होल्ड करता है, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि सैचुरेशन तो ये आ चुका है, लेकिन हम तब भी और डाल रहे हैं, सपोज इसमें हम और डाल रहे हैं इसका जो है अमाउंट डालते जा रहे हैं। सपोज करते हैं सल्यूट का जो है अमाउंट जो है हम डालते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसी स्टेट भी आएगी किसी फिक्स टेम्परेचर पे कि ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब वो रेस्ट आधा सल्यूट जो है बचा रहेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो या हम कह सकते हैं कि नंबर 4 है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि अब ज़्यादा, मतलब जितना सैचुरेट होने के लिए रिक्वायर्ड था हमें, उससे भी ज़्यादा कर दिया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं when more amount of solute is added in saturate solution। ठीक है, सोल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, सपोज ये कंडीशन सैचुरेशन को पहले ही एक्वायर कर चुकी है, अब हम तब भी सल्यूट को और डालते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम और सल्यूट डालेंगे तो वो और डिजॉल्व नहीं होने वाली। अगर हम फिक्स टेम्परेचर पे और फिक्स सॉल्वेंट की मात्रा पे कर रहे हैं, नहीं डिजॉल्व होगा। तो अगर जितना सैचुरेट होने के लिए सल्यूट की अमाउंट रिक्वायर्ड है, अगर उससे भी ज़्यादा अगर हम सल्यूट डाल रहे हैं, तो इसका मतलब उसको कहेंगे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक अगला टर्म भी है कि अनसैचुरेटेड क्या होता है ना, अनसैचुरेशन क्या होता है। उसका मतलब क्या है कि सैचुरेट होने के लिए जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उतना ना हो के कुछ कम डाला गया। सपोज कर लेते हैं कि इसका अमाउंट जो था या 40, ने देखा कि एक फिक्स, अब इसको भी फिक्स करते हैं, सपोज करते हैं ये 100 ml और या 100 ग्राम ले लेते हैं, क्योंकि ठीक है टेम्परेचर को भी फिक्स कर लेते हैं। सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, फिक्स कर दिया हमने। देखो टेम्परेचर फिक्स हो गया, अमाउंट फिक्स करे, सॉल्वेंट का फिक्स कर दिया। अब अमाउंट देखो, हमने देखा कि 100 ग्राम या 100 ग्राम सॉल्वेंट जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में सल्यूट को जब हम ऐड कर रहे हैं तो सैचुरेशन तक पहुंचने के लिए सल्यूट का 40 ग्राम जो है इसमें डिजॉल्व हो चुका है। तो 40 ग्राम पर 100 ml सॉल्वेंट में 40 ग्राम डिजॉल्व हुआ है, इससे अधिक नहीं हो रहा है। तो उसको हम कह देंगे कि भाई ये जो कंडीशन है वो है सैचुरेशन की। तो अगर हम 40 ग्राम से ज़्यादा, सपोज 41 भी अगर या 40.01 भी ग्राम ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब 0.01 ग्राम हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। तो मतलब 40 ग्राम से ज़्यादा अगर हम अमाउंट ऐड करेंगे, मोर देन 40 ग्राम से ज़्यादा अगर अमाउंट ऐड करेंगे, तो उस कंडीशन में जो भी बनेगा उसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब 40 ग्राम इसमें ऐड हो सकता है, सपोज अगर हम 40 से कम 30 ले रहे हैं, सपोज हमने 30 ले लिया है, 30 ग्राम इसमें डिजॉल्व किया, तो देखते हैं कि अभी और डिजॉल्व हो सकता है। तो जो भी केसेस में 40 से कम जब तक रहेंगे, लेस देन 40, जो भी सोल्यूशन प्रिपेयर होगा लेस देन 40 में, वो आपका कहेगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट उतना है जितना कि सैचुरेट होने में अभी बाकी है, राइट। तो 3 टर्म। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सल्यूट के मैक्सिमम अमाउंट घुल सके, उस कंडीशन में जो भी सोल्यूशन बनेगा उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। सही तरीका तो इसका यही है कि सल्यूट और सॉल्वेंट को आप डिजॉल्व करते हो, वही मतलब है, दोनों रिलेट करते हैं दूसरे से, कि भाई इन दोनों को अगर इक्विलिब्रियम में हम एक्वायर कर लें, सोल्यूशन जो होगा उसको कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। इतनी सी बात हो गई, बहुत बोल लिया इसमें।
तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो एक टर्म और भी है कि क्या है, समझो, आपने देखा कि 100 ग्राम आप सॉल्वेंट में 40 ग्राम सपोज ऐड हो रहे हैं, तो अभी हमें पता ही नहीं ना कि सॉल्यूट कैसा है, तो हमने मान के रखा हुआ है ना, ठीक है। तो देखो डिफरेंट सॉल्वेंट पॉसिबल है, डिफरेंट आपके पास सॉल्यूट पॉसिबल है, इतना अपने को तो पता है पहले से ही। देखो किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो कि गिवन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे है, तो गिवन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर या फिक्स टेम्परेचर पर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में किसी सल्यूट के मैक्सिमम, जितने मैक्सिमम सल्यूट डिजॉल्व होता है उसको कहते हैं सैचुरेशन, ठीक है। अब जो भी सपोज करते हैं कि इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो x है, ठीक है। तो देखो फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सल्यूट के जितने भी फ्लूइड्स का जितना भी अमाउंट डिजॉल्व होता है जिससे कि वो सैचुरेट हो सके, उसी चीज़ को कहते हैं, उसी क्या कहते हैं, उसी सॉल्यूट की सॉल्वेबिलिटी कहते हैं। समझो क्या कह रहा हूँ कि फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सल्यूट के जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल डिजॉल्व होते हैं उसको, उसी सल्यूट की हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। बात समझ में ज़्यादा नहीं आई, ठीक है। इसको हम और आसान करते हैं। हमने क्या कहा कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट at a fixed temperature, okay, to form a saturated solution is called solubility of solute। इस चीज़ को फिर से लिख लो अच्छे से। हम बस इतना कह रहे हैं कि फिक्स टेम्परेचर पर एक सॉल्वेंट की फिक्स अमाउंट में सल्यूट के जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मैक्सिमम सल्यूट जितना हम डिजॉल्व कर सकते हैं, वही सल्यूट की जो मात्रा है, ठीक है, उसी सल्यूट की हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सपोज करते हैं अगर इसके मैक्सिमम x जो है डिजॉल्व हो रहे हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो x होगी, ठीक है। तो ये टर्म को हम डिफाइन करेंगे, सॉल्युबिलिटी को आगे अच्छे से पढ़ेंगे जरूर। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ the maximum amount of solute in gram which dissolve in 100 gram of solvent to form a saturated solution at a particular temperature is known as solubility of solid। इतनी सी बात हो गई। अब बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को मतलब अफेक्ट कर रहे होते हैं। हम उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो हम हेडिंग कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। क्या कह सकते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपका पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट एंड सल्यूट का नेचर कैसा है, नंबर 1 पे। दूसरा क्या है कि टेम्परेचर का क्या रोल है, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो है जनरली आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सब पे वेरी करता है। नंबर अगला है जो है प्रेशर, कि प्रेशर कैसे एक्ट करता है। प्रेशर जनरली सॉलिड एंड लिक्विड पे एक्ट नहीं करता है जनरली, ठीक है, वो गैसेस के लिए स्पेशली है, ठीक है, स्पेशली फॉर गैसेज है। अगला क्या हो सकता है, देखो अगला आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, देखो
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या और आपका कॉमन ऑन इफेक्ट हो गया। मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो कि जो सॉल्बिलिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक, तो इतना हो गया ना। तो अब देखो कि हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया ले ही लेंगे इसके बारे में। कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होता है। देखो, एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि इससे पहले कुछ मैं पढ़ूँ, इससे पहले कि देखो कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड जो जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोलर, दूसरे होते हैं नॉन पोलर। तो अगर कंपाउंड को एज ए सॉल्वेंट लेके चले कि जो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, तो उसको देखो क्या, जो पोलर होते हैं तो पोलर कंपाउंड जनरली अगर वो इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक जनरली होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं, इनऑर्गेनिक। ठीक है, या आप इन्हीं को कह सकते हो आयोनिक, आयनिक सॉल्वेंट, अगर हम सॉल्वेंट की प्रेफरेंस लेके चलें। ठीक है, जो नॉन पोलर होते हैं वो जनरली ऑर्गेनिक होते हैं, और इन्हीं को हम कह सकते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट अगर सॉल्वेंट। ठीक है, तो कह सकते हैं कंपाउंड अगर जो होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक, या सिंपल कहें कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और कोवैलेंट। जरूरी नहीं है कि जो आयनिक होता है उसमें कोवैलेंट करेक्टर नहीं है, ऐसा जरूरी ये भी नहीं है कि जो कोवैलेंट है जिसमें आयनिक करेक्टर नहीं है। तो दोनों ही रिलेटिव टर्म है। ये भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई एक कंपाउंड सॉल्वेंट है कि वही एक कंपाउंड आपका सॉल्यूट है। केवल वाटर को ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो हमेशा सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, एक बात समझो, वाटर का अगर सपोज 80 होता है, मिथेनॉल का 33 के आसपास होता है, इथेनॉल का 24.1 के आसपास है ना, 1 प्रोपेनॉल का होता है 20.1 के आसपास है। तो ये सब डेटा है, इससे आप खिलवाड़ मत करो, डेटा पे मत जाओ। ठीक है, तो इन जनरल टर्म में क्या बात करते हैं कि क्या जनरली क्या है। ठीक है, देखो जनरली जो आपका सॉल्वेंट है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो ये सॉल्वेंट में आपका H2O या HCl, या इधर आपका HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, या आपका फॉर्मिक एसिड हो गया। ठीक है, फॉर्मिक एसिड हो गया, नहीं फॉर्मिक एसिड तो जनरली उसमें जाता है, इसको छोड़ दो। ठीक है, हालांकि H2SO4 भी कई जगह पर इनऑर्गेनिक, कई जगह पर सॉरी कोवैलेंट का एक्ट करता है। ठीक है, आप इन दोनों को एग्जांपल ले लो, भी ज़्यादा EN का डिफरेंस है। चलो उधर जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन, दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीसरा है डाई इथाइल ईथर, हाँ हेक्सेन हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये जनरली, हालांकि अभी भी बहुत श्योर नहीं हो सकते, कंपेयर करने पे समझ में आएगा। जनरली पहला तरीका बस यही है कि आप देखो कि वो जो कंपाउंड है वो आयनिक है या कोवैलेंट है। आयनिक का मतलब क्या होता है, या सिंपल मतलब पोलर होता क्या है। पोलर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो मैक्सिमम हो। इसका मतलब क्या है, आपके पास क्या है, आपके पास Cl है, आपके पास H है, तो दोनों के बीच की जो En है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर वो मैक्सिमम है तो इसका मतलब वो उतना ही बढ़िया पोलर होगा। और जब En का डिफरेंस तो पार्टिकल के कंस्टिट्यूट पार्टिकल के बीच में बहुत कम हो या बहुत लो हो तो उसे हम कहें, या फिर बिल्कुल जीरो हो। अब क्लोरीन में Cl के बीच में जो डायपोल मूवमेंट, या सिंपल कहें कि जो En का डिफरेंस है तो जीरो है, जितना इसका उतना इसका होगा, Cl में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि उनके बीच में En का डिफरेंस कैसा है, उसके आधार पर कोई भी कंपाउंड पोलर या नॉन पोलर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में हमें आई। तो दो टाइप के कंपाउंड हैं। तो अब देखो, अगर आपने इधर आपने NaCl ले लिया, सपोज NaCl भी आपका हो गया या
LiCl ले लो आप, है ना। तो अगर हम NaCl या LiCl जो भी लेते हैं, अगर हम चाहें डिजॉल्व हो जाए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एक रूल बोला गया है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, एक रूल है आपका, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये आपका रूल है। रूल कहता क्या है कि पोलर कंपाउंड में पोलर कंपाउंड घुलेगा और आपका नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजॉल्व होगा। इसका मतलब क्या है? पोलर में पोलर, नॉन पोलर में नॉन पोलर, इसका मतलब क्या समझते हैं? सपोज आपके पास NaCl था, ठीक है। अब NaCl जो है, तो जाहिर सी बात है कि NaCl को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें, वाटर में, जो कि आपका सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है और ये आपका सोल्यूट की तरह, जब भी इन दोनों को आपस में घोलते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को हाइड्रेशन, ठीक है। तब क्या होता है कि Na प्लस और Cl माइनस के ऊपर जो है H2O के मालिक्यूल सराउंड कर जाते हैं। एक बात समझो, और इसी प्रोसेस को जो हम बोलते थे हाइड्रेशन, ठीक है। और इस हाइड्रेशन में अगर कोई भी एनर्जी जो है रिलीज हो जाए, x किलो कैलोरी पर मोल, हाँ एक ध्यान रखना, इस सल्यूट का जो है हम 1 मोल ही ले रहे हैं, ठीक है ना, कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। कोवलेंट चैप्टर में, कोवलेंट कंपाउंड्स में ये पढ़ चुके हैं आप, फिर भी मैं रिकॉल करा रहा हूँ बस। इसका मतलब क्या होगा, देखो, जब कोई सॉल्वेंट सल्यूट में ऐड होता है और पता चला कि ये भी पोलर है, ये दोनों जो हैं पोलर हैं, ठीक है, दोनों के बीच में एन का अच्छा सा डिफरेंस है, तो होता क्या है, जो NaCl है या ये आपका कटायन है, ये आपका क्या है एनायन, ओके। तो कटायन को लेते हैं, Na का जो प्लस है, देखो अब क्या होगा, जो Na प्लस होता है उसको जो है वाटर के नेगेटिव वाले, मतलब ऑक्सीजन, राइट, जो आपका वाटर का नेगेटिव एंड होता है वो सोडियम के सल्यूट के पॉजिटिव आयंस को सराउंड कर लेता है बाय द नेगेटिव आयन, ठीक है। इन पे पॉजिटिव होगा, ऐसे ही हर जगह, ठीक है। अगर हम डायपोल पोलराइज करें इसको, ठीक है, यहाँ पर H होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब किसी वाटर मॉलिक्यूल किसी सल्यूट में हम ऐड करेंगे तो क्या होगा कि सल्यूट के कटायनिक पार्ट के चारों तरफ जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का नेगेटिव एंड जो है सराउंड कर लेगा, ठीक है। सराउंड करने को ही एक हाइड्रेशन हम कहते हैं जनरली। और आपका जो दूसरा होगा Cl वाला, इसको सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव एंड है, सपोज H and H, ठीक है, वो जो ये पॉजिटिव था हमारा, ऐसे ही हर जगह, ठीक है, ये नेगेटिव था, आप खींच लेना। तो अब क्या करेगा, ये आपको इसको सराउंड कर लेता है। तो एक क्या होता है, एक सर्टेन रेडियस पे कटायन को सॉल्वेंट का नेगेटिव आयन सराउंड कर लेता है और जो अनायन होता है उसको सॉल्वेंट का पॉजिटिव आयन सराउंड कर लेता है। तो इसी सराउंडिंग को ही कहते हैं हाइड्रेशन। तो आप देखते हैं कि अगर इसकी रेडियस निकाली जाए तो
सेंटर से जो भी रेडियस होगी बाहर, क्योंकि आपको एक्चुअल में ये इतना आयन नहीं दिख रहा, अब आपको इतना बड़ा आयन दिख रहा है, ठीक है, बड़ा सा दिख रहा है। तो जो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। पता है हाइड्रेशन के कॉन्सेप्ट पे ही आपके बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी होती है वो चेंज हो जाती हैं जब आप कभी भी उनके मॉलिक्यूलर साइज या अदर प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रेशन हालांकि आप पढ़ चुके होंगे कोवेलेंट के चैप्टर में है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, बट ठीक है, एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। तो इसे हाइड्रेशन कहते हैं। अब देखो, एक मोल को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, ये तो हो गई आपकी भाई हाइड्रेशन हो गया, वाटर ने कर लिया, तो एनर्जी जो भी होगी उसको कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। ऐसे ही NaCl को Na और Cl में ब्रेक डाउन करने के लिए हमने क्या कहा कि NaCl को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल Na प्लस Cl में ब्रेक डाउन करने के लिए, और इसका अगर हम एक मोल ले लें तो एक मोल NaCl को Na और Cl में तोड़ने के लिए, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए जो एनर्जी होती है यहाँ पर उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी, जो रिक्वायर्ड होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ NaCl पार्टिकल्स, है ना। तो दो एनर्जी पड़ी यहाँ पर, एक होती है लैटिस और एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी। तब इसमें खेल क्या है कि अब कभी भी अगर देखना हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में डिजॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, उस समय आपको एक तरीका बहुत है कि आप हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी को आपस में कंपेयर करो। अगर आपका हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगा तो आप आसानी से डिजॉल्व कर पाओगे। इसका मतलब क्या, हमने क्या कहा कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाए लैटिस एनर्जी से, मान लीजिए कि NaCl को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए थी वो 100 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए थी, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए मिनिमम एनर्जी है, और हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास जो हो गई 1 टन हो गई, तो आसानी से हम तोड़ पाएंगे। हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास अगर 90 है तो आप कभी भी तोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर लैटिस से ज़्यादा होती है तो जो होता है सॉल्युबिलिटी आसानी से हो जाएगी, मतलब सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी आपके लैटिस एनर्जी के बराबर होगी तो सॉल्युबिलिटी कम अच्छी नहीं होगी बल्कि हल्का होगा, स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एज ए सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं आप अगर आपका सॉल्वेंट वाटर नहीं है, कोई अदर है, तो इसी प्रोसेस को आप बोलते हो सॉल्वुलेशन, ठीक है, हाइड्रेशन, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है लेस देन हो जाए लैटिस एनर्जी से, तब क्या होगा, तब बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल। क्योंकि बेटा आपको हम उतनी देर से पढ़ा क्या रहे हैं, हम बार बार यही कह रहे हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, और होता क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कि वो इतना कैपेबल है कि वो सॉल्यूट के पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर दे। तो बच्चा वही चीज़ तो हम बार बार आपको बता रहे हैं क्या, कि सॉल्वेंट ऐसी चीज़ है जिसकी अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तभी लैटिस को तोड़ पाएगा। अगर NaCl है उसका 1 मोल है उसको बोलते हैं लैटिस, और इसको तोड़ने में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मिनिमम एनर्जी, उसको इसकी जो मिनिमम एनर्जी होगी उसी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, है ना। तो इतनी सी बात समझ में आई कि भैया इससे देखो क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि भाई क्या होता है। तो आपने देखा कि इफेक्ट ऑफ एक और देख लेते हैं, फिर इसको हम छोड़ देंगे। टेम्परेचर, नंबर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो एक बात समझो, बहुत डिटेल तो नहीं बताएंगे, हल्का से समझ लो कि क्या है। कि हम केस लेते हैं 1, नंबर 1 क्या है, नंबर 1 क्या है, व्हेन
डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। सेकंड केस क्या है? व्हेन डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो एक बात समझो, जब आपका प्रोसेस इंडोथर्मिक होता है, ठीक है, तो इंडोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो इंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। सेकंड, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, हमने बस आपको दो बातें कही कि अगर इंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज हो जाएगी, और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी आपके टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वहाँ पर जो होते वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने पहले एग्जाम्पल ले लिया आपका इंडोथर्मिक का, ठीक है, चलो मान लेते हैं। सपोज आपके पास सॉल्यूट है और आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है, और आपने सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर कर दिया और कुछ एनर्जी जो है निकल गई। अगर एनर्जी निकल गई है इसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक था। ठीक है, इतनी सी बात, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। ओके, तो यहाँ पर देखो, अब एक्सोथर्मिक है, सॉल्वेंट सॉल्यूट को हम ऐड कर रहे हैं और आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? रिएक्शन में सॉल्वेंट या सॉल्यूट एनर्जी को रिलीज करके ही सॉल्यूशन स्टेट बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। यहाँ पर ये पहले से एनर्जी रिलीज कर रहा है, जितना अच्छे से एनर्जी ये रिलीज करेगा उतना अच्छे से ये आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो एक बात आपको सिखाई गई कि जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑलरेडी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, ये एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं, खुद से बाहर निकाल रहे हैं, उस स्टेट में अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली आप उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में डिजॉल्व होते समय एनर्जी को रिलीज कर रहा, बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब ये है कि वो और ज़्यादा एनर्जी बाहर से नहीं चाहता है। तो जब ये खुद एनर्जी रिलीज कर रहे हैं और आप इसको एनर्जी दे रहे हो टेम्परेचर के थ्रू, तो इसका मतलब है इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी आपकी घट जाएगी। ठीक है ना, टेम्परेचर इसको नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी आपकी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक, सेम एज अगर हम सेकंड केस एग्जांपल ले लें, सेकंड एग्जांपल ले लें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है अगर ये सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर हमने कहा कि भाई इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये हो गए आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में देखो क्या होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस में जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन बना रहे हैं तब इसको एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी चाहिए, जब एनर्जी मिल रही है इसको, सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है, तो उस केस में एनर्जी अगर हम और दे दें तो ये और ज़्यादा सॉल्युबिलिटी क्रिएट कर देगा और सॉल्यूट जो अमाउंट जो है आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। और अगर हम रिवर्स काम करते हैं तो सॉल्युबिलिटी आपकी घट जाएगी। तो समझ में ये आया कि एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंड एंडोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी जो है आपका टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। इतनी सी बात समझ में आई। हालांकि इस केस में एक आपका एक्सेप्शन भी है। अगर हम आपका जो सॉल्यूट है NaOH ले लें, आपका सॉल्यूट जो है इसका भी एक एक्सप्लेनेशन प्रॉपर है लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, सपोज आपका जो NaOH है और इसको हम किसी सॉल्वेंट में, सपोज वाटर में ले लो आप, अगर हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो डिजॉल्व होने पर जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है और जो रिएक्शन ये है ना,
रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन में एनर्जी जो है रिलीज होती है, ठीक है। और इस केस में जब बट टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर हमारा जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो ये बहुत रेयरली होता है जनरली, क्योंकि और भी फैक्टर जो होते हैं, केवल टेम्परेचर ही सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट थोड़ी करता है ना, और भी साथ में हो रहे होंगे फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो कोरिलेट होते हैं कभी कभी। तो आपको अगर एग्जैक्ट रिजल्ट तक पहुंचना है तो आपको हर एक फैक्टर जो इन्वॉल्व हो रहा है उस चीज़ में, हर एक फैक्टर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए थ्योरेटिकल क्लास है, मैं मानता हूँ लगभग 1 से 2 लेक्चर थ्योरेटिकल होंगे, उसके बाद अपने आप जो लेवल है ना वो लो से हाई जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।